नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है और इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री को भारत की छवि और पहचान बनाने का पूरा श्रेय जाता है। बाबा केदार में प्रधानमंत्री की गहरी आस्था है और श्रद्धा है। उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री ने अहम योगदान दिया। भगवान बद्री और बाबा केदार से आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। तो सीएम का ट्वीट सामने आया है। प्रधानमंत्री का 70वां जन्मदिन है और इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री को भारत की छवि और पहचान बनाने का पूरा श्रेय जाता है। बाबा केदार में प्रधानमंत्री की गहरी आस्था और श्रद्धा है। उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री ने अहम योगदान दिया। भगवान बद्री और बाबा केदार से आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है। और बुधवार को उत्तराखंड में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बुधवार को सबसे ज्यादा 1540 केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना के कुल केस 35,947 हो गए हैं। तो वहीं एक्टिव केस 11,068 है। देहरादून में सबसे ज्यादा 429 नए केस सामने आए हैं। वहीं हरिद्वार में 363, नैनीताल में 118, यूएस नगर में 246 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव मंत्री मदन कौशिक का क्वारंटीन पीरियड पूरा हो गया है और वो आज से काम पर लौटेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और मंत्री सुबोध उनियाल का भी क्वारंटीन पीरियड आज से पूरा हो रहा है और आज से ये तीनों कामकाज में लौट आएंगे। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। सुनील, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री का 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है? देखिए नीलू, भाजपा ने इस को लेकर एक लंबे कार्यक्रम की एक श्रृंखला बनाई है कि उनका 70वां जन्मदिन है, तो भाजपा का एक लक्ष्य एक रखा गया है कि 70 स्थानों पर इसके 70 के अंक से जोड़ते हुए ऐसी गतिविधियां की जाएं। इसी के तहत भाजपा ने अभी प्लांटेशन का कार्य किया। जो दिव्यांग जन हैं उनको उपकरण बांटे गए और इसी कड़ी में कल स्वच्छता को लेकर भी भाजपा का कार्यक्रम है। तो लगातार ये कार्यक्रम जारी है। आज खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आज प्लांटेशन करने का उनका कार्यक्रम है। तो इसी तरह से प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक भाजपा ने विभिन्न कार्यक्रमों की एक श्रृंखला बनाई है। प्रधानमंत्री सेवा सप्ताह के रूप में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाया जा रहा है, लेकिन अब बात थोड़ा कोरोना की भी कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इसको लेकर क्या एहतियात अब बरते जा रहे हैं, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। देखिए, लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरह से आपने देखा कि कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो 35,000 के पार पहुंच चुका है और इससे बड़े पैमाने पर जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। खुद जो मंत्री मदन कौशिक हैं, सास के प्रवक्ता भी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव थे। आज उनका आइसोलेशन का समय कंप्लीट हो चुका है, तो आज वो कैबिनेट मीटिंग में शिरकत करेंगे। तो वहीं पार्टी के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत, वो भी कोरोना से संक्रमित हुए थे, तो वो भी होम आइसोलेशन में थे। कल उनका भी होम आइसोलेशन का जो समय था, जो टाइम पीरियड था, वो कंप्लीट हो चुका है। भगत भी आज काम पर लौटेंगे। तो मंत्री सुबोध उनियाल भी आज कैबिनेट बैठक में शिरकत करेंगे। वो पिछले 2 हफ्ते से होम क्वारंटीन में थे, क्योंकि उनका बेटा और भतीजी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो एहतियातन मंत्री खुद क्वारंटीन हो गए थे। ये हम वीवीआईपी की बात करें, लेकिन ऐसे तमाम ऑफिसर्स क्वारंटीन हैं, होम आइसोलेशन में हैं। कई लोग कोरोना की जद में आ चुके हैं। जो सरकारी दफ्तर हैं, खासकर हम अगर डीएम कार्यालय की बात करें, कलेक्ट्रेट की बात करें, तो कलेक्ट्रेट को भी पिछले लंबे समय से आम लोगों के लिए बंद किया गया है। तो क्या आम क्या खास सब में कोरोना स्प्रेड कर रहा है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि पूरी कोशिश सरकार की यही है कि किसी तरह से इस आंकड़े को कम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट बॉर्डर पर ही शुरू कर दिया गया है। फिलहाल सिर्फ आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहा है और बहुत जल्द रैपिड एंटीजन टेस्ट भी शुरू किया जाएगा। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पौड़ी के एंट्री पॉइंट्स पर ये टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि आज भी सुबह पहले सिर्फ रजिस्ट्रेशन के जरिए एंट्री दी जा रही थी, लेकिन बाद में प्राइवेट लैब के जरिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है। हालांकि आरटी-पीसीआर टेस्ट उन्हीं का करवाया जा रहा है जो हाई लोड शहरों से आ रहे हैं, यानी जहां पर मामले कोविड के ज्यादा हैं। आप उत्तराखंड में किसी को भी आना है तो बॉर्डर पर टेस्ट करवाना ही होगा। निर्देश मिले हैं कि यहाँ पे जो है एसएलआर अथॉरिटी वालों द्वारा यहाँ पे कराया जाएगा। ये प्राइवेट संस्था है और इनके द्वारा यहाँ पे आज शुरू किया जा रहा है। अभी स्टार्टिंग है, तो देखो आज से यहाँ पे काम प्रारंभ हो जाएगा। तो किन लोगों का टेस्ट होगा? कुछ जो लोग हाई जोन से आ रहे हैं तो उन लोगों का यहाँ पे टेस्ट होगा। क्या दर होंगे? इसकी 2400 रुपये रखी है। तो उत्तराखंड के बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग और उसके चार्ज को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन न्यूज 18 आपको सटीक और सही जानकारी देने जा रहा है कि आखिर बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट का स्टेटस क्या है, ये कौन सा टेस्ट होगा, इसके लिए कितने पैसे आपको देने होंगे, सारी बातें आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अगर आप कहीं से भी उत्तराखंड आ रहे हैं तो राज्य सरकार एहतियातन एंट्री से पहले कोरोना टेस्ट करेगी ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। लेकिन बॉर्डर पर होने वाली टेस्टिंग को लेकर लोगों के तमाम सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आपको न्यूज 18 देगा। राज्य के बॉर्डर पर शासन के नए आदेश के मुताबिक टेस्टिंग शुरू हो गई है, जिसमें प्राइवेट लैब्स ने आरटी-पीसीआर टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिसकी कीमत 2400 रुपए है। नए आदेश के मुताबिक बॉर्डर पर कम रेट वाले एंटीजन टेस्ट की भी व्यवस्था की जा रही है, जिसका रेट टेंडर के बाद तय होगा और उसमें 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है और अनुमान के मुताबिक एंटीजन टेस्ट की कीमत 800 रुपए तक हो सकती है। अगर ओपन फॉर ऑल होता है तो उसकी व्यवस्था के लिए, क्योंकि काफ़ी बल्क में यात्री आएंगे, तो उसके अनुसार हमने जो है एक निविदा निकाली है यहाँ पर। वो जैसी निविदा मैच्योर हो जाएगी तो उसके अनुसार एक पर्टिकुलर रेट निकल के आ जाएगा। तो उस रेट के हिसाब से फिर तब गवर्नमेंट उसको वेट करते हुए तब गवर्नमेंट का जो आदेश होगा उसके अनुसार कार्य होगा बॉर्डर पर। अब बॉर्डर पर किसका टेस्ट होगा और क्यों होगा वो भी समझिए। बॉर्डर पर टेस्ट उसी का होगा जिसके पास 96 घंटे पहले की टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी। बॉर्डर पर एंटीजन टेस्ट को ज्यादा करवाया जाएगा। दरअसल एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट 30 से 40 मिनट में मिल जाती है, जबकि आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने में कम से कम 6 से 8 घंटे का वक्त लगता है। आरटी-पीसीआर टेस्ट के साथ ही एंटीजन टेस्ट में भी स्वैब सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल नहीं। यानी इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। साफ है, उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसी खतरे की रोकथाम के लिए सरकार बॉर्डर पर ही बचाव के इंतजाम करना चाहती है, ताकि बॉर्डर पूरी तरह खुलने पर महामारी बड़ी मुसीबत न बने। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और कोरोना के बढ़ते मामलों में व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। व्यापारियों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं इसी तरह मामले बढ़ते रहे तो आने वाले त्योहारी सीजन में कहीं सरकार लॉकडाउन करने को मजबूर ना हो जाए। इसलिए व्यापारी चाहते हैं कि श्राद्ध के बाद आ रहे मलमास में ही वीकेंड लॉकडाउन लागू किया जाए, ताकि त्योहारों तक हालात ठीक हो सके। देहरादून के व्यापारियों ने इसे लेकर पहले सीएम और फिर डीएम से मुलाकात की। हम सुबह मुख्यमंत्री से मिले, अभी डीएम साहब से मिले। हमारा चिंता ये है व्यापारियों की कि जिस तरह कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो इसी समय कुछ ऐसा करा जाए कि ये कट लग जाए इस पे, जिससे आगे त्योहार के सीजनों में ऐसा ना हो। पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, अब जो भी हमारा एमएचए की गाइडलाइन है उसके अनुसार अब कोई भी इस तरीके से गवर्नमेंट लेवल से कोई भी ऐसे आदेश जो है वो नहीं होने हैं अनलॉक 4 में। लेकिन उनका चूंकि अपना निर्णय है, तो ये अगर वो केसेस को देख करके केसेस के वजह से अपनी सेफ्टी के लिए, समाज की सेफ्टी के लिए कोई निर्णय करते हैं तो वो करने के लिए स्वतंत्र। और त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज मीटिंग होगी। मीटिंग सचिवालय में 11 बजे होगी। स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में कटौती का आदेश वापस हो सकता है। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर भी नए प्रस्ताव आज इस मीटिंग में ला सकते हैं।
कोरोना संक्रमण के बीच 23 सितंबर से शुरू होने जा रहा विधानसभा का मानसून सत्र विधानसभा भवन की बजाय अब सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हॉल में आयोजित किया जा सकता है। इसके लिए आज मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हॉल का निरीक्षण करेंगे। विधानसभा के मौजूदा भवन में जगह कम होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी विधायकों के लिए बैठने के लिए स्पेस बनाने में दिक्कत आ रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा मंडप का निरीक्षण भी किया था। और विश्वकर्मा भवन में जो चंद्र सिंह गढ़वाली हॉल है उसका भी कल हम निरीक्षण करने वाले हैं, क्योंकि यदि हमें विकल्प के तौर पे उसे चुनना पड़ा तो उसके लिए भी हमें व्यवस्था हो सकता है करनी पड़े। तो इस नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कल उस भवन का भी हॉल का भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। और पूर्व सीएम हरीश रावत 2022 का चुनाव कहां से लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है और यही सवाल न्यूज 18 ने भी हरीश रावत से पूछा। अब हरीश रावत के जवाब के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या हरीश रावत का पूरा फोकस पंजाब पर होगा। साल 2017 में पूर्व सीएम हरीश रावत के 4 हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव हार गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2022 में हरीश रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और क्या उन्होंने कोई सीट तय की है। जब ये सवाल हरीश रावत से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि चुनाव लड़ने से जरूरी लड़वाना है। एक आध और लोग हैं जिनको मैंने उस समय टिकट देते ही देते हम, लेकिन मैंने अंतिम क्षण में कहा कि भाई लड़ाने वाले कुछ चाहिए तो कुछ लड़ाने वाले भी चाहिए, तो आप मुझे लड़ाने वालों की कैटेगरी में रख लीजिएगा। यदि मेरे लिए कोई सीट नहीं है तो खुद के लिए एक दिमाग में होगा कि अगर मैंने कहा ना कि मेरे दिमाग में केवल एक बात है कि कांग्रेस को जीतना है और उसके जिताने के लिए मुझे काम करना है, तो उसके लिए लड़ना आवश्यक नहीं है, लड़ाना आवश्यक है। राजनीति में बयानों के मायने निकाले जाते हैं, तो क्या हरीश रावत का पूरा फोकस पंजाब में चुनाव लड़वाने पर होगा, जहां कांग्रेस में सिर्फ टवल के बीच राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें प्रभारी बनाया है। पंजाब और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं। ऐसे में दोनों राज्यों में ध्यान लगाना हरीश रावत के लिए आसान नहीं होगा, पर 2017 की हार के बाद भी कई कांग्रेस नेता ऐसे हैं जिनकी चाहत हरीश रावत हैं। पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी का कहना है कि 2002 और 2012 में हरीश रावत सीएम नहीं बन पाए, लेकिन संगठन की ताकत हरदा ही थे, इसलिए 2022 में वो मेहनत की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की नहीं। उनके कद को देखते हुए सोनिया जी ने और राहुल जी ने उनको बहुत अहम जिम्मेदारी दी है। जो उनका बयान उत्तराखंड में चुनाव लड़ना नहीं बल्कि लड़वाना है, तो ये बहुत ऊंची सोच है कि सबसे पहले काम किया जाए, उसके बाद जो है काम का प्रतिफल देखा जाएगा। हरीश रावत को हाईकमान ने पंजाब का प्रभारी बनाकर उनका पार्टी में कद भी बढ़ाया और पद भी। ऐसे में संकेत तो यही है कि पार्टी पंजाब में हरीश रावत के राजनीतिक अनुभव से फायदा लेना चाहती है। तो सवाल है कि क्या उत्तराखंड में हरीश रावत अब संरक्षक बनकर रहेंगे, विधायक बनकर नहीं, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि लड़ने से ज्यादा जरूरी चुनाव लड़वाना है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और चमोली से खबर है, यहां पर बद्रीनाथ से बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट और उसके समर्थकों पर स्थानीय लोगों से मारपीट का आरोप लगा है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक महेंद्र भट्ट बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह के साथ लासी गांव गए थे और यहां एक प्रतीक्षालय में बैठे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं पर बातचीत हो रही थी। इस दौरान किसी बात पर विधायक नाराज हो गए और उठकर युवक की तरफ आए। हालांकि महेंद्र भट्ट ने तो वहां पर कुछ नहीं किया, लेकिन विधायकों के समर्थकों के साथ लोगों की झड़प जरूर हुई और काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। स्थानीय लोगों ने मारपीट का भी आरोप लगाया और ये वीडियो फेसबुक पर भी लाइव किया जा रहा था, जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया है। चलो मैं बच्चा हूँ, मेरा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएम त्रिवेंद्र आज हरिद्वार में छड़ी यात्रा में शामिल होंगे। सीएम त्रिवेंद्र दोपहर बाद हरिद्वार के मायादेवी मंदिर पहुंचेंगे। जूना अखाड़े की छड़ी यात्रा को सीएम रवाना करेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए पवित्र छड़ी यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा उत्तराखंड के समस्त तीर्थों और 4 धामों के दर्शन कर 12 अक्टूबर को हरिद्वार लौटेगी।
छड़ी यात्रा की आज से शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री को वहां पर पहुंचना है। हम आपको बता दें, सीएम त्रिवेंद्र आज हरिद्वार में छड़ी यात्रा में शामिल होंगे। सीएम त्रिवेंद्र दोपहर बाद हरिद्वार के मायादेवी मंदिर पहुंचेंगे। जूना अखाड़े की छड़ी यात्रा को सीएम रवाना करने वाले हैं। चार धाम यात्रा के लिए पवित्र छड़ी यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा उत्तराखंड के समस्त तीर्थों और चार धामों के दर्शन कर 12 अक्टूबर को वापस हरिद्वार लौटेगी। बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपांकर, मुख्यमंत्री कब तक हरिद्वार पहुंच रहे हैं? दोपहर बाद उनका हरिद्वार पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां वो जूना अखाड़ा के अधिष्ठात्री देवी जो माया देवी मंदिर है वहां पहुंचेंगे और इस पवित्र छड़ी यात्रा को रवाना करेंगे चार धाम के लिए। और ये दूसरी बार है जब छड़ी यात्रा चार धाम जाएगी। और इसके पीछे जो एक मंतव्य है जूना अखाड़े का, वो ये कि चार धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़े, वहां पर श्रद्धालु और ज्यादा आए और शैव भक्त होते हैं और ये पवित्र छड़ी को भगवान शिव का प्रतिरूप माना जाता है। तो इस यात्रा को आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रवाना करेंगे दोपहर के बाद हरिद्वार से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी देने के लिए। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता के लिए अपनी सरकार नाम से पोर्टल बनाने के निर्देश दिए हैं। अब ई डिस्ट्रिक्ट की सभी सर्विस इसी पोर्टल के जरिए मिलेगी। सीएम ने कहा कि सेवा के अधिकार के तहत आने वाले 243 नोटिफाइड सर्विसेज को 3 महीने में ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे जनता को घर बैठे ही सर्विस मिल सके। सीएम ने कहा कि जरूरी है कि कोरोना के बीच लोगों को घर से ना निकलना पड़े। सीएम ने कहा कि सेवा के अधिकार के तहत हर महीने मुख्य सचिव काम की समीक्षा करेंगे, जबकि हर 2 महीने में वो खुद समीक्षा करेंगे। और उत्तराखंड रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए अब कवायद भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें पिछले 6 महीनों से दूसरे राज्यों में नहीं चल रही है, जिसकी वजह से निगम की कमाई शून्य हो गई है। अब इस घाटे की भरपाई परिवहन निगम अपनी बस की रिटायरमेंट सीमा बढ़ाने के साथ ही ड्रोन होटल के पास की जमीन और वर्कशॉप में इस्तेमाल ना होने वाली जमीनों को एमडीडीए और पर्यटन विभाग के साथ मिलकर इस्तेमाल करने की प्लानिंग में है। साथ ही सीएनजी पंप के लिए भी निगम अपने ट्रांसपोर्टर नगर की जमीन लीज पर दे रहा है। तो नहीं, तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।